नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। वर्तमान में हमारे द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें हम 2019 के जो मुख्य परीक्षा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं विद उत्तर पुस्तिका के साथ। जो उत्तर पुस्तिका है, जो ओरिजिनल उत्तर पुस्तिका है, जो कि आयोग के द्वारा चेक करके आई गई, उसके द्वारा हम क्या करें, विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि आपका जो आगामी मेंस है, जो अभी 2021 का जो प्री हुआ है 13 फरवरी को, और उसका जो हमारा मेंस होने वाला है मई में, उसमें आपको सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारा सीजीपीएससी मेंस का फाउंडेशन और क्रैश कोर्स बेस, जो कि अभी वर्तमान में जो मेंस होगा उसके लिए, और फाउंडेशन जो कि अगले साल के लिए मेंस होगा उसके लिए चालू की जा चुकी है। और उसके साथ साथ उड़ान के द्वारा टेस्ट सीरीज चालू किया जा रहा है जो कि मेंस के लिए है। ठीक है, इसमें हम आपको 3 चरणों में क्या कराएंगे, 3 फेज में मेंस की तैयारी कराएंगे जो वर्तमान में होने वाली है, और उसका जो जांच होगा वो उन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से होगा। जैसे कौन जांच करता है, आयोग जांच करता है। और इसके साथ साथ आगामी आने वाले दिनों में कई सारे व्यापम की परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। उसके लिए हमारे द्वारा एक बैच और चालू किया जा रहा है, वो है 28 फरवरी से, जो कि आने वाले व्यापम में आपको बहुत सहायता उपलब्ध करेगी। इस श्रृंखला में, वर्तमान की श्रृंखला में आज जो हम कड़ी में डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 3। जो पेपर नंबर हमारा 3 है, जिसे हम GS1 कहते हैं। ठीक है, GS1 उसका जो पार्ट 2 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के ऊपर जो प्रश्न आए थे 2019 में, उसके संभावित अच्छे उत्तर क्या हो सकते हैं, उसमें और आप कैसे निखार कर सकते हैं उत्तर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मार्किंग की भी बात कर लेते हैं कि मार्किंग किस प्रकार से होती है। जितने भी पार्ट 2 हैं उस पार्ट 2 में उसमें 50 नंबर के पूरे प्रश्न आते हैं। ठीक है, पार्ट 2 मतलब पेपर 3 का पार्ट 2, पेपर 4, ठीक है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 तक। जो पेपर 7, 3 से लेकर 7 तक जो पार्ट 2 होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है। और इसमें जो प्रश्नों के हैं वो 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 10 नंबर के प्रश्न होते हैं। 2 नंबर के प्रश्नों की संख्या है 6, 4 नंबर के प्रश्नों की संख्या है 3, 8 नंबर के प्रश्नों की संख्या है 2, और 10 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको केवल एक सॉल्व करना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 12 और ये 16 और ये 10, टोटल कितने हो गए, 50 नंबर के आपको यहां पर क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से थे। पहला प्रश्न हमारे से यहां पूछा गया है, वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर बताइए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, और यहां पर जो लाइन और जगह दी गई है वो केवल 4 लाइन है। 2 नंबर का प्रश्न है। अब हमें किसका उत्तर कैसे दे सकते हैं, या तो हम यहां पर डायरेक्ट चालू कर दें वायसराय ऐसा था, या फिर यहां गवर्नर जनरल ऐसा था। एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम इसे अंतर के फॉर्म में बना दें। पढ़ने वाले को क्या आसानी हो सकता है, मे बी ये ज्यादा आसान हो। ठीक है, नंबर भी इसमें वो ज्यादा दे दे, और इसमें हम ज्यादा कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। कंटेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था इस पेपर में, या फिर इस आंसर में, इसको हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल, यहां पर गवर्नर जनरल और यहां वायसराय, दोनों में अंतर चालू करते हैं। हमें यह पता है, हमें ये क्या पता है कि जो गवर्नर जनरल और इतिहास में जो वायसराय हुए हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के जो शासन है उसका जो उनका टाइम पीरियड था उसमें वो आए हैं। ठीक, और दोनों के जो एरा हैं वो अलग अलग है। गवर्नर जनरल पहले आया, वायसराय बाद में आया। उनके पद का जो सृजन हुआ है पहले, तो उसी में अंतर हो जाता है कि जो गवर्नर जनरल के पद का सृजन है वो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें, और 1833 के चार्टर एक्ट से हुआ है। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया था, और 1833 में भारत का गवर्नर जनरल आ गया था। और वायसराय जो पद का सृजन है वो 1858 के अधिनियम से किया गया। ठीक है, जो 1858 का अधिनियम था वहां से वायसराय का पद आया। तो पहला अंतर यह हो गया। दूसरा अंतर कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को बताता था। पढ़ते भी हैं हम, ऐसे पढ़ते भी हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग कहते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वहां पर हम विलियम बेंटी का नाम ले लेते हैं। लेकिन जब वायसराय की बात आती है तो हम वहां पर 2 एरा में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है किसके अधीन, कंपनी के अधीन शासन, और एक था किसके अधीन शासन, क्राउन के अधीन शासन। तो जो वायसराय है ना, वो किसका था, वो ब्रिटेन की सरकार का प्रतिनिधि था। जो ब्रिटेन की सरकार है उसका, जो ब्रिटिश सरकार है उसका प्रतिनिधि हुआ करता था। तो ये कंपनी का प्रतिनिधि है और ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि है। ये 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह भी कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था वो रिपोर्ट करता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको वो क्या करता था, ठीक है, स्पीच करता था, उनको क्या करता था, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। लेकिन जो वायसराय है वो क्या करता था, महारानी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता था।
जो महारानी थी, है ना, उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करता, लेकिन किसके माध्यम से, यह भी जरूरी है, भारत सचिव के माध्यम से एक पद का सृजन किया गया था दोस्तों 1858 में। 1858 में क्या किया गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, जो कि यूके पार्लियामेंट, जो यूके की संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, उसका ही एक मेंबर होता था, जो कि भारत के विषयों के लिए हुआ करता था, जिसे भारत सचिव कहा जाता था। तो जो वायसराय है वो भारत सचिव के माध्यम से महारानी को क्या करता था, रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। 4 लाइन है, 4 अंतर बता सकते हैं 3 लाइन में, या फिर 3 लाइन को 3 अंतर बता सकते हैं। बीच में आप यहां पास ऐसे बनाइए और यहां पास अंतर लिख दीजिए, ठीक है। यहां पास उनका कब आया, ठीक, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ये डायरेक्ट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, ठीक है। यहां महारानी को रिपोर्ट करता था, ठीक है। ये क्या था, जो ब्रिटेन क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, और 1858 को। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बेहतर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न संसदीय प्रक्रिया से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जब कभी भी किसी देश में संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वहां पास जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। सरकार के जो अंग हैं, 3 अंग है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और मतलब जुडिशरी। जो कार्यपालिका है उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका। तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक। पूछा इसको है वो केवल, है ना, लेकिन हम दोनों की बात करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में जो स्टेट का हेड है वो स्टेट का हेड है, मतलब जो हेड है प्रेसिडेंट वो स्टेट का हेड है, राज्य का हेड है। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें जो प्रधानमंत्री है वो केवल सरकार का हेड होता है। वो केवल किसका है, सरकार का हेड है। दूसरा, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब के सब राष्ट्रपति, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट के नाम पर लिखी जाती है, राष्ट्रपति के नाम पर लिखी जाती हैं। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसका क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। नाम में किसकी लिखेंगे, आर्टिकल 53 सारे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन आर्टिकल 74 उसके कार्यों में सहायता हेतु मंत्री परिषद का क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया है। फिर और इसका और कैसे कर सकते हैं, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक, चहेता कौन होगा, जाहिर सी बात है जिसके पास रियल पावर है वो ज्यादा चाहता है। तो जनता का चाहता है, तो यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव कराया जा रहा है। और जब नाम मात्र की हमें कार्यपालिका बनानी थी तो हमने इसका क्या किया, अप्रत्यक्ष चुनाव कराया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मत हो, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस कारण से हमने क्या किया, जो हेड ऑफ द स्टेट है उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष कराया, जनता के द्वारा ना कराकर जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से हमने क्या किया, इसका इलेक्शन कराया, ठीक है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनके पास निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष। तो इन तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देते हैं, यहां पास ऐड कर देते, हमें अच्छा नंबर यहां पास मिलने की उम्मीद थी, ठीक। क्या हो सकता है यहां पर इसका संभावित उत्तर, कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो सरकार का प्रमुख, उसके साथ साथ वो क्या होता है, राष्ट्र का, देश का, राज्य का प्रमुख होता है। और साथ ही इसके जो सारी शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं, आर्टिकल 53 का भी यूज कीजिए आप। आर्टिकल अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। उसके बाद आप इसका यूज कीजिए, जो राम का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है। 2 नंबर का था, ज्यादा हमारे पास वेरिएशन नहीं कर सकते आंसर में, ठीक है। हमारे पास 4 वर्ड 4 लाइन ही होती है, उसमें हमको क्या है, फ्रेम करना होता है। हाँ, कोशिश कीजिए दोस्तों कि नीचे ना लिखें आप, ठीक। एक बार जरूर कोशिश कीजिए, नीचे लिखने का प्रयास ना कीजिए, क्या पता चेक करने वाले का मूड खराब है, उसने काट दिया, कुछ नहीं कर सकता फिर उसमें, है ना। तो कोशिश कीजिए नीचे ना लिखे, आपके पास जो 4 लाइन दिए हुए उसी में आप इसका प्रयोग करके उत्तर लिखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संकट का अर्थ बताइए, ठीक है। जो संवैधानिक संकट है उसका हमें क्या करना है, अर्थ बताना है। जो आप समझ रहे होंगे कि भाग 18 का क्वेश्चन है, मतलब भाग 18 मतलब जो आपातकाल है ना, उससे रिलेटेड है। नहीं, थोड़ा आप गलत सोच रहे हैं, यहां पास उससे ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन ये प्रश्न सीधा सीधा आपातकाल का नहीं है, ये संवैधानिक संकट का प्रश्न है। संवैधानिक संकट को कुछ आप इस संघर्ष के रूप में समझिए। कैसे, देश में 2 प्रकार के संकट आ सकते हैं, है ना। कोई भी देश है, राज्य है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, है ना, बस थोड़ा सा। एक होता है संवैधानिक संकट आ सकता है, एक होता है सरकारी संकट, पॉलिटिकल, राजनीतिक संकट जिसको कहते हैं, राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है।
जनरली क्या होता है ना, आम बोलचाल की भाषा में ना राजनीतिक संकट को संवैधानिक संकट का नाम दे दिया जाता है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक, क्या होता है संवैधानिक संकट? किसी भी देश को चलाना संविधान के द्वारा ही पॉसिबल बनाया जाता है। हो सकता है कि उस देश में जो संविधान है उसका जो क्रियात्मक पक्ष है वो स्पष्ट ना हो, मतलब संविधान में क्या बातें लिखी हुई हैं वह स्पष्ट नहीं है, ठीक है, या संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप वो देश चला नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ये दो संकट है, इसको हम कहते हैं संवैधानिक संकट। या फिर तीसरा इसमें यह भी हो सकता है कि इसके निष्ठा पक्ष पर संकट उत्पन्न हो जाए, मतलब संविधान बन गया लेकिन वहां के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो लोग उस संविधान को मानने को तैयार नहीं। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास बहुत अच्छा है, अफगानिस्तान में हुआ क्या, संविधान था लेकिन जो तालिबान वाले थे वो संविधान को मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, सरकार को गिरा दिया। संविधान सरकारी संकट भी आया, संवैधानिक संकट भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास लोग ना मानने को तैयार, मतलब एक्चुअली में जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बिहाफ में अगर हम बात करेंगे, संवैधानिक संकट की बात करेंगे, तो संवैधानिक संकट को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि किसी राज्य में, किसी देश में, किसी संविधान के क्रियात्मक या उसके निष्ठा पक्ष पर यदि कोई संकट उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संकट कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष मतलब यदि संविधान में कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम पढ़ नहीं पा रहे, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है ना, या फिर हम उसके अनुरूप चला नहीं पा रहे हैं, तो ये लिखित रूप से उसका जो संकट उत्पन्न हो गया है या फिर उसके अनुरूप चल नहीं पा रहा है। भारत में ये होता है, भारत में संविधान कभी गलत नहीं होता, लेकिन संविधान में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम समझ नहीं पाते या फिर न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन कर देता है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। एग्जांपल भी हमारे पास अभी वर्तमान में आर्टिकल 342 का सब क्लॉज ए, यहां पर सब क्लॉज है नहीं, आर्टिकल 342 ए, जो कि वर्तमान में ओबीसी लिस्ट को लेकर था। ये एक तरीके से संवैधानिक संकट था दोस्तों। कैसे संकट था, केंद्र ने जब यहां पास संशोधन किया तो उसमें ऐड कर दिया था जो लिस्ट है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। जो न्यायपालिका है हमारी, सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी वही किया जो लिखा हुआ था, लेकिन यहां पास केंद्र सरकार की यह मंशा नहीं थी कि राज्य ओबीसी लिस्ट ना बना पाए। केंद्र सरकार ने वहां पास कहा भी कि हमारी मंशा यह नहीं कि राज्य ओबीसी लिस्ट बना पाए, क्योंकि जब तक ये आर्टिकल नहीं था उससे पहले केंद्र और स्टेट दोनों ओबीसी लिस्ट बना रहे थे। लेकिन जब ये आर्टिकल शामिल किया गया तो केवल सेंटर के पास पावर आ गया क्या करने का, लिस्ट बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन भी किया। इसको बोलते संवैधानिक संकट, लिखित रूप में कि जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप चल नहीं पा रहा है। इसको संकट को दूर किया किसके माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, ठीक है, जल्दी से संशोधन किया गया और स्टेट को भी यहां पास पावर दिया गया क्या, ओबीसी लिस्ट बनाने। तो मैं समझाना चाह रहा था संवैधानिक संकट एक्चुअली में क्या है। आप सीधा सीधा आपातकाल से रिलेटेड ना कीजिए, हाँ इसका हम यूज जरूर कर सकते हैं। किसके लिए, उदाहरण के लिए, कि जब कभी भी किसी राज्य में, याद कीजिए आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में, यहां पर शब्द का उपयोग किया गया तंत्र, संकट नहीं, तंत्र का प्रयोग। जो संविधान ने जो सिस्टम बना के दे दिया है अगर वो विफल हो जाता है तब जाके वहां पास क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी आपातकाल की उद्घोषणा करें, जिसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हैं। तो उसका संभावित उत्तर क्या हो सकता था कि किसी भी सरकार के कार्य में संघर्ष उत्पन्न, सरकार के कार्यों में जब संघर्ष उत्पन्न होती है और उस समय वर्तमान के जितने भी शासी कानून हैं उन संघर्षों का जो हल है असमर्थ है करने में, तो इस जो क्रियाकलाप है या फिर इस प्रकार का जो सिनारियो है उसको हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संकट कह सकते हैं। उदाहरण अनुच्छेद 356 का प्रयोग कीजिए, क्योंकि क्या पता जो वैल्यूअर है वो देखना चाहता हो कि आप संविधान में जो संवैधानिक संकट का प्रावधान है उसका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पास यूज कीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्य आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा वेरिएशन हो नहीं सकता है, 4 लाइन है हमारे पास, एक परफेक्ट उत्तर यहां पास आपको दिया जा सकता है। आई होप कि आप समझ पाएंगे संवैधानिक संकट है क्या एक्चुअली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस को समझाइए। ई गवर्नेंस मतलब ई शासन, इंग्लिश का ही वर्ड है वो, है ना, गवर्नेंस इंग्लिश। ई शासन को समझाइए। पहले समझिए शासन क्या है। जो सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए आई है, और शासन का मतलब होता है आदेश देना, काम करना, जनता के लिए काम करना शासन है। ठीक, मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो एक पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जो लोगों पर शासित हो रही है, वही शासन कर रहा है। इसी शासन को ई माध्यम से, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। जो शासन है, लोक प्रशासन है, सरकार है, चाहे आप प्रशासन की बात कीजिए, चाहे मंत्रियों की बात कीजिए, चाहे आप विधायिका की बात कीजिए, कोई भी सरकार हो ना, चाहे आप किसकी बात कीजिए, न्यायपालिका की भी बात करिए, क्योंकि सरकार में तीनों ऐड होते हैं ना, लेजिस्लेटिव भी ऐड होता है, एग्जीक्यूटिव भी ऐड होता है और जुडिशरी भी ऐड होती है, सबके सब ऐड हो जाते हैं। तो जो शासन है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, ई शासन कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। आप इसको समझाइए कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, राष्ट्र में, जिस जैसे आप चालू कीजिए,
शासन को जनता तक अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। और अच्छा, इसको आंसर को हम थोड़ा सा एक लाइन बचा कर यहाँ पास हम एग्जाम्पल डाल देते हैं। क्या एग्जाम्पल? डिजिटल इंडिया, जेम, जनधन, आधार, और जो मनी वाला है वो, और उसके मोबाइल है ना, और उसके साथ साथ अभी छत्तीसगढ़ का अगर आप डालेंगे तुहर सरकार तुहर दर, जिसमें क्या किया गया है, जो यातायात से संबंधित जितने भी 22 प्रकार के सुविधाएं वो घर पहुंच मिलेंगी, है ना। भुइयां ऐप डाल सकते हैं आप इसमें। तो 3-4 एग्जाम्पल डाल देंगे तो आपको और अच्छा नंबर मिलने की उम्मीद हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? मतलब आप इसको समझाइए कि शासन में ई शासन क्या है, लोगों को सुविधाएं पहुंचानी है ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और उसके साथ 2-4 एग्जाम्पल का आप प्रयोग कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तृतीयक मिन्नो ब्रुक सम्मेलन की 2 विशेषताएं बताइए। लोक प्रशासन का क्वेश्चन है ये। खासकर लोक प्रशासन में एक टॉपिक मिलेगा आपको, नवीन लोक प्रशासन का। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन में हमको मिन्नो ब्रुक के बारे में पढ़ना है। क्या है नवीन लोक प्रशासन? पहले समझो लोक प्रशासन के बारे में, बहुत डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पर लोक प्रशासन का, है ना। जनता एक ऐसा प्रशासन जो जनता के लिए होता है। प्रशासन क्या है? जनता की सुविधाओं के लिए जो एक संगठित प्रयास है ना, उसे हम प्रशासन कहते हैं, और ये जनता के लिए हो तो लोक प्रशासन होते हैं। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में बहुत पहले से, एक सब्जेक्ट के रूप में से बहुत पहले से, मतलब 40-50 साल हो गया जो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसका जो प्रयोग है वो बहुत पहले से किया जा रहा है। शासन प्रशासन कब से? ऋग्वैदिक काल से ही चल रहे शासन प्रशासन, है ना। लेकिन एक फ्रेम रूप में, एक संगठित रूप में बहुत बाद में आया ये। ठीक, लगभग 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, है ना, लगभग 1890 के आसपास इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो जो लोक प्रशासन है वो शुरुआत से चली आ रही है, उसको और आगे धीरे धीरे फर्निश करके और आगे बढ़ना क्या कहलाता है? नवीन लोक प्रशासन। नए आयामों को जोड़ना, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, नए आयाम क्या क्या हो सकते हैं, नए आयामों को जोड़ना वो भी हो सकता है। तो इसी जो प्रयास में 6 चरण हो चुके हैं इसके। नवीन लोक प्रशासन के टोटल कितने चरण हो चुके हैं? 6 चरण। ठीक है, पहला चरण लगभग 80 लगभग 85 से आसपास चालू होता है, 1927-28 के आसपास चले गई है। ठीक, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चौथा चरण क्यों इंपॉर्टेंट है? 1948 से लगभग 1970 तक ये चौथा चरण चला। इस चरण में 1960 से लेकर 1970 के दशक में, ये जो दशक है इसमें ये मांग उठी, जो कि हम प्रयोग में कर रहे हैं लोक प्रशासन, उसको क्यों ना एक सब्जेक्ट के रूप में लेके आ जाए, मतलब अपने अध्ययन शैली में डाल दें, उसका हम एक प्रयोग करें, पढ़े लिखें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को उसके बारे में बताएं, उसमें रिसर्च करें, शोध करें, उसे और क्या करें, लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध कर सके। इसीलिए एक सब्जेक्ट के रूप में बात उठी। इसी में क्या होता है? सम्मेलन होता है। कई सम्मेलन होते हैं, है ना। 1967 से ये सम्मेलन चालू होता है। हनी सम्मेलन, हनी प्रतिवेदन कहते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन इसी समय हो जाता है। फिर उसके बाद जब 1968 में मिन्नो ब्रुक का प्रथम सम्मेलन होता है, फिर आगे जब चलेंगे तो 5वां चरण आएगा जिसमें दूसरा सम्मेलन होता है, मिन्नो ब्रुक का दूसरा सम्मेलन। तीसरा चरण जो 2000 लगभग 6 से चालू, 2006 या 8 से चालू है ये, है ना, तीसरा चरण जो कि अब तक चले आ रहा है। अब तक क्या है? ये चले आ रहा है। ये 2006 नहीं, इससे पहले चालू, ये 1900 लगभग 80 के दशक के आसपास से चालू हुई है ना, समथिंग लगभग 1990-80 के दशक के आसपास के ये है 6वां चरण, जिसमें 2008 में तीसरा सम्मेलन होता है। तीसरा सम्मेलन कब होता है? 2008। उससे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि 2008 में जो ये सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बताइए, उसके 2 विशेषताओं को बताइए। तो अभी तक जो लोक प्रशासन चले आ रहा था उसमें बहुत कुछ ऐड हो चुका है। क्या ऐड हो चुका है? ई गवर्नेंस के माध्यम से हमें शासन पहुंचाना है। ई गवर्नेंस, इसके माध्यम से शासन पहुंचाना है। शासन में हमको, शासन प्रशासन में पारदर्शिता उत्पन्न करनी है, यह भी एक मुद्दा था, तो इसको भी क्या किया गया? ऐड किया गया। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा जवाबदेहिता बनानी है, जवाबदेही बनाना है इसे, जो शासन प्रशासन उसे जवाबदेही बनानी है। लोगों के कल्याण के ज्यादा काम करना है, लोगों के कल्याण पर ज्यादा काम करना है, यह भी एक प्रकार का क्या है? विशेषता है, इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक, और क्या है? निजीकरण पर क्या करना है? बढ़ावा देना है, यह भी एक प्रकार क्या है? विशेषता है इसका, निजीकरण पर हमें बढ़ावा देना है। इसमें से आप 2 विशेषताओं को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये मिन्नो ब्रुक्स लेवन एक्चुअली में हुआ क्या था, आप इसको कैसे नवीन लोक प्रशासन के जो पॉइंट है, लक्ष्य है, आयाम है, उनके माध्यम से इसे आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं बताइए। जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होंगी उसके बारे में हमें बताना है। ठीक, अच्छा, संप्रेषण मतलब क्या? एक व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान किस माध्यम से कर रहा है? ये संप्रेषण, मतलब एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या है? संप्रेषण है। उसे प्रभावपूर्ण बनाना है। प्रश्न क्या है? उसे प्रभावपूर्ण बनाना, प्रभावी संप्रेषण। उसमें क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है उन्हें बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है, 4 लाइन है हमारे पास, 4 से 5 आप बाधाएं बता दीजिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कोशिश कीजिए कि ये जगह खाली ना बचे, कोशिश कीजिए कि जगह खाली ना बचे। अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें इतने पॉइंट है कि आप लिख सकते हैं ना। आप यहां पास 1 2 3 4 बाधाओं की बात करते हैं। बाधाओं की बात करते हैं, क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है? बाधा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष, जब संप्रेषण में व्यक्ति आमने सामने होता है तो प्रत्यक्ष संप्रेषण। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आमने सामने नहीं तो अप्रत्यक्ष हो जाता है। जब व्यक्ति मौखिक रूप से या शब्दों के माध्यम से करे तो शाब्दिक, अगर वो संकेतों के माध्यम से कर रहा है तो अशाब्दिक हो जाता है। यहां पर अगर मान लेते हैं हम प्रत्यक्ष की बात करते हैं, केवल सामने आमने सामने शब्दों के माध्यम से किया जा रहा है संप्रेषण, तो पहली बाधा इसके व्यक्तित्व को लेकर हो सकती है, इंडिविजुअलिटी जो होती है उसके लेकर हो सकती है, व्यक्तित्व को लेकर, कि अगर इसका जो ऑरा है गंभीर नहीं है तो फिर सामने वाला हो सकता है कि इसकी बातों गंभीरता से ना ले, संप्रेषण खराब हो जाएगा। इसी में हम ये भी ऐड कर सकते हैं, यदि इस व्यक्ति की भाषा अलग है और इसकी भाषा अलग है, भाषा जो है वो दोनों की अलग, ये मान लो छत्तीसगढ़ी में बोल रहा है, ये चाइनीज आदमी सुन ही नहीं पा रहा है, तो फिर ये संप्रेषण अच्छा नहीं होगा ना। भाषा है, भाषा के माध्यम से भी क्या हो सकता है? संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो पहला पॉइंट आप लिखिए यहां व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तिकता लिख दीजिए। ठीक, गंभीरता का अभाव, यदि गंभीरता का अभाव है तो फिर ये क्या है? गंभीरता का अभाव होने से क्या हो जाएगा? आप उसको सहज रूप से ले लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा कि नहीं ये ठीक है, आसान से ले लो, इसको लाइटली ले लो, नहीं बोल रहे, लाइटली ले लेते हैं। दूसरा, भाषा, यहां पास व्यक्तित्व में भाषा भी आ सकती है, यदि दोनों की भाषा अलग अलग है तो फिर कैसे समझा पाओगे उसे? संप्रेषण क्या है? खराब हो जाएगा। तो ये एक बाधा हो गई। ठीक, दूसरा, यदि अप्रत्यक्ष संप्रेषण है, अप्रत्यक्ष मतलब ये व्यक्ति इसके सामने नहीं है ना, तो किसी और माध्यम से कर रहा है। अगर मान लो कि व्यक्तित्व अगर चले जा रहा है तो, है ना, तो क्या होगा यहां पास? पद सोपान, अधिक पद सोपान होने के कारण यह भी क्या हो जाता है? भाषा जो संप्रेषण उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति जो हेड है वो अपने किसी जो सबसे नीचे कर्मचारी पर है उसे सूचनाएं प्रदान करना चाहता है, 5 7 10 15 मान लो कि यहाँ पास पद सोपान है, उसने क्या किया? नीचे वाले को बोला, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले को। इससे क्या होगा? एक क्लैरिटी नहीं आ पाएगी नीचे वाले में। अगर डायरेक्ट वो संवाद कर पाता तो इससे क्या है? क्लैरिटी उत्पन्न हो जाती है ना। यदि बहुत ज्यादा पद सोपान होंगे तो ये भी क्या है? भाषा में जो संप्रेषण है उसमें बाधाएं उत्पन्न करेगा। तीसरा क्या हो सकता है? जितने भी अभिकरण हैं किसी कंपनी, अभिकरण मतलब जो भी टूल्स होते हैं, है ना, किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी प्रशासन को चलाने के लिए जितने भी कार्यालय हैं, अगर वो बहुत अलग अलग जगह पर होंगे तब भी क्या है? भाषा में यहाँ पर संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि सभी एक जगह पर रहेंगे तो क्या होगा? भाषा में ज्यादा संप्रेषण में ज्यादा बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो ये भी एक समस्या है। अभिकरणों का एक जगह पर स्थित न होना, यह भी एक समस्या है। यह भी कह सकते हैं कि पूर्व सुनियोजित संप्रेषण के लिए पूर्व सुनियोजित किसी भी तंत्र का न होना। अगर मेरे पास कोई एक तंत्र नहीं है, यदि मैं अपने ही, अगर मान लो कि अपने ही क्या बोलते हैं संस्थान की बात करूं, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मेरे को कोई सूचना प्रदान करना है और मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं लिखित में इनको दूं या फिर डायरेक्ट बोल दूं या फिर किसी के माध्यम से दे दूं, अगर एक हायरार्की होनी चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए कि किस आधार पर मैं किसी व्यक्ति को सूचना प्रदान करूं, तो वही पूर्व सुनियोजित तरीका या तंत्र होना चाहिए किसी भी की संस्थान में, प्रशासन में, व्यक्ति में, कहीं भी समाज में। तो एक पूर्व सुनियोजित तंत्र का न होना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पास आप 4 यहां पास बाधाएं लिख सकते हैं, 3-4 बाधाएं क्या है, इसमें आपको अच्छा नंबर जरूर मिल सकता है, ऐसी आशा की जा सकती है। तो ये है 6 क्वेश्चन जो कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के हैं, मतलब ये टोटल 12 नंबर के प्रश्न हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे कौन से प्रश्नों पर? जो 4 नंबर के हैं। 4 नंबर के कुल कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 3 प्रश्न आएंगे। 4 नंबर में दोस्तों जो पहला प्रश्न आया है वो है महान्यायवादी के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। आसान प्रश्न है, ठीक, इसका उत्तर भी हम सहजता से दे सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपके पास। टोटल जो आपको लाइन मिलेंगे इसमें थे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, कभी 7 कभी 8 लाइन, इस पे आपको उत्तर लिखना होता है जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप इसका ऐसा प्रयोग कीजिए जिससे कि आप महान्यायवादी कम से कम 6 कार्य लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इस प्रश्न के उत्तर में जो दिया गया है, ये जो उत्तर दिया गया उसको पढ़ेंगे, इसमें 2 नंबर की प्राप्ति हुई है।
ठीक, 3 कार्य लिखे हुए, उन्होंने 2 नंबर दे दिया। मेरे एक स्टूडेंट ने और लिखा था, एक उत्तर पुस्तिका उसका देखा है, 3 नंबर मिला है, उसने क्या किया 6 कार्य लिखे हैं। ठीक, क्योंकि महान्यायवादी है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, तो इसमें कार्य भी उसके बहुत ज्यादा है, तो उसको आप बता सकते हैं 5 से 6 कार्य बताइए, ज्यादा अच्छा होगा, एक एक पॉइंट डालकर। क्या कार्य है इस पर बात कर लेते हैं। ठीक, हमें जैसे पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। ठीक, क्यों किया गया है? पहला कार्य यह हो सकता है इसका है कि जो महान्यायवादी है वो सरकार को सलाह देगा, जितने भी विधायी कानून है, कानूनी रूप से या फिर विधि के रूप में जितने भी सरकार सलाह मांगता है, उनमें सलाह देने का कार्य कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ही करते हैं, चाहे वो सरकार को सलाह देंगे या राष्ट्रपति को सलाह देंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा, भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी क्या होते हैं केस किए जाते हैं, जितने भी वाद लाए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, चाहे हाई कोर्ट में लाया जाए, कहीं भी लाया जाए भारत में किसी भी न्यायालय में, उन पर पैरवी करने का, उन पर सुनवाई करने का काम किसका होता है? तो अटॉर्नी जनरल का होता है। सुनवाई करने का काम किसके विरुद्ध? भाई भारत सरकार के विरुद्ध। ठीक, जितने भी केस लाए उनमें सुनवाई करेंगे। भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी केस हैं, वाद हैं, उन पे सुनवाई करने का काम कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल करेंगे। ये 2 काम हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण काम, आर्टिकल का प्रयोग करके आप इसका उल्लेख कीजिए कि अनुच्छेद 143 में जब कभी भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगते हैं? सलाह लेते हैं, तो सलाह लेने के लिए कौन जाते हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अटॉर्नी जनरल को यह काम सौंपा जाता है। तो अटॉर्नी जनरल क्या है? राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मध्य में एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा काम ये बताइए, आर्टिकल का ही प्रयोग करके अनुच्छेद 88 में, ठीक, एक शक्ति भी है, ये शक्ति भी है, ये कार्य है, दोनों है, लिख सकते हैं आप यहां पास कि अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां बोलने का, बैठने का, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक, हाँ, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, नहीं ऐड करते हैं। उन्हें बोलने का ये उनका कार्य है। ठीक है, अगला क्या बोल सकते हैं कि अन्य और किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति उन्हें जो कार्य सौंपेंगे वो कार्य भी कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल करेंगे, चाहे वो संविधान के प्रति हो, चाहे वो अपने कुछ भी कार्य कराना चाहते हैं, मतलब विधि से रिलेटेड। तो आप इस प्रकार से 4 या 5, 6 कम से कम क्या लिख सकते हैं? अटॉर्नी जनरल के कार्यों को लिख सकते हैं, जिसमें आपको 2 नंबर या फिर 3 नंबर तक आपको मिलने की उम्मीद होगी। अच्छा उम्मीद होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आप पॉइंट वाइज ही आंसर लिखें, जिससे ज्यादा उनको पॉइंट लगे कि हाँ आपने ज्यादा कार्यों को पढ़ा है, समझा है, तो आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पास ज्यादा अंक मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। जो प्रशासन है उस पर कंट्रोल करना है किसका? संसद का। ठीक है, सरकार के कंट्रोलेशन के बारे में, शक्ति के पृथक्करण के बारे में, यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे इसमें तो कैसे है भाई? तो जो संसद है ना, वो एक हिस्सा है सरकार का, चूंकि सरकार के 3 अंग, सरकार का हिस्सा विधायिका, संसद, यहां पर हम रख लेते हैं प्रशासन को, कार्यपालिका पक्ष में किसको रख लेते हैं? प्रशासन को रख लेते हैं। ठीक है, चाहे सर्वोच्च स्तर, अब प्रशासन भी 2 प्रकार के, सर्वोच्च स्तर की कार्यपालिका और निम्न स्तर की। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो निम्न स्तर की कार्यपालिका के लिए, ठीक है, जहां पास आप कलेक्टर बनेंगे, डेप्यूटी कलेक्टर है ना, नीचे कर्मचारी वर्ग में जाएंगे, तो ये निम्न स्तर की कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। सर्वोच्च स्तर की मंत्री परिषद जो कि अस्थायी होती है, 5 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जो ये विधायिका है, संसद है, वो किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है, हमें इसके बारे में बताना है। फिर से वही दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न होना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन 4 नंबर में इसको फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। आप कितने आयाम को छू सकते हो यहां पास कि संसद कैसे प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, तो संवैधानिक दृष्टि से सबसे पहला कि जो आर्टिकल 75(3) है उसमें जो विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी। उसमें भी खासकर लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। तो अब इसको डायरेक्ट ऐसा ना लिखकर यहां पास लिखिए विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से, विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से, विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से। इसमें अब हेडिंग डालिए अविश्वास प्रस्ताव, अनुच्छेद 75(3) कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन पर क्या है? नियंत्रण स्थापित किया जाता है। निंदा प्रस्ताव के माध्यम से 2-3 प्रस्ताव का नाम ऐड कर दिया, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, इन 2 प्रस्ताव का। फिर अगला यहां पास अगला पॉइंट बनाइए, केवल नाम लिखकर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जितना उसको एक्सपर्ट को छू सकते हैं वहां पर जाइए। हालांकि वो डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, लेकिन आपके पास इतना जगह नहीं, आप प्रस्ताव पहले बताइए। ठीक, दूसरा वित्तीय नियंत्रण, पैसे के रूप में भी नियंत्रण रखता है। ठीक, ये प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण, फिर पैसे के रूप में नियंत्रण। कैसे? जब सरकार बजट बनाती है, जो मंत्रिपरिषद या फिर जो वित्त मंत्रालय है वो बजट बनाता है, तब वो बजट कहां पारित होता है? विधायिका में ही तो पारित हो रहा है। तो वित्तीय नियंत्रण भी रखा जाता है। तो बजट के माध्यम से नियंत्रण,
ठीक, बताइए अनुच्छेद 112 का प्रयोग कर दीजिए। अनुच्छेद 112 में क्या है, प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, किस माध्यम से, बजट के माध्यम से। तो ये भी एक क्या है, नियंत्रण हो गया। तीसरा बताइए, प्रश्नों के माध्यम से। ठीक, जब संसद का सत्र चलते रहता है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे पहले का जो शुरुआत का घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, 11 से 12 बजे, फिर शून्यकाल कहलाता है, आधे घंटे का बहस कहलाता है, विशेष चर्चा होती है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, यहाँ पास नियंत्रण रखा जाता है। बताइए कि यहाँ पास प्रश्नकाल 11 से 12 बजे, शून्यकाल, 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, फिर बताइए अतारांकित प्रश्न, इन दो माध्यम से रखा जाता है। ठीक, और कैसे आप यहां पर कर सकते हो नियंत्रण, तो इसको नियंत्रित किया जाएगा विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों के माध्यम से। एक्सपर्ट सुना है दोस्तों, रिपोर्ट्स, कैसे रिपोर्ट्स, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हो गए उनके रिपोर्ट हो गए, उनके माध्यम से जो, और विभिन्न प्रकार के जो आयोग का निर्माण किया जाता है उनका रिपोर्ट आता है, उन रिपोर्टों के माध्यम से भी आप क्या करते हो, प्रशासन पर नियंत्रण रखते हो। लोक लेखा समिति होती है संसद की, है ना, वो उस पर क्या करती है, विभिन्न बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करती है, चर्चा करती है, उसको फिर से लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद क्या है, उस पर चर्चा की जाती है। ये भी एक नियंत्रण का साधन है। 4 नंबर का प्रश्न है, छूने के लिए बहुत आयाम छू सकते हैं। 4 नंबर का है, ज्यादा जगह नहीं आपके पास, गिनती की आपके पास केवल 7 लाइन है, उसमें आप अगर 4 पॉइंट बताकर डिस्क्राइब करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आंसर होगा, है ना। मे भी आपको 2.5 से 3 नंबर यहाँ पास क्या है, दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आया था कि लोक प्रशासन के नए आयाम क्या क्या हैं। बताइए, केवल हमको यह बताना है नए आयाम क्या हो सकते हैं। ठीक, डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। लोक प्रशासन, प्रशासन किसके लिए था, जनता के लिए था, इसीलिए तो उसको लोक प्रशासन कहा। जब प्रशासन अपने लिए हो तो निजी प्रशासन, जनता के लिए हो तो लोक प्रशासन हो जाता है। तो जो प्रशासन जनता के लिए, उसमें क्या नए आयाम हो सकते हैं। आयाम का मतलब आप ऐसे समझिए कि उपागम, आप उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, अपना कैसे दिमाग लगा सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी नहीं लगता कि मैं कुछ और तरीके से पढ़ता, उसी प्रकार से ये भी है, मैं कुछ और तरीके से ये काम करता, या फिर इस कार्य में मैं और क्या एडिशनल ऐड कर सकता हूं। यही आयाम होते हैं। बार बार रिफर्निश करना, बार बार उसमें और कुछ जोड़ना, ताकि और बेहतर हो, और बेहतर हो, और बेहतर हो। उसी के ऊपर चर्चा करें, और क्या हो सकता है नया आयाम, क्या हो सकता है। आसान है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। ठीक, नवीन लोक प्रशासन, है ना, लोक चयन सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, नवीन लोक प्रशासन के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक, डायरेक्ट लिखते चले जाइए। पहला कि लोक कल्याणकारी से बनाना है, जो प्रशासन है उसे और अधिक क्या करना है, लोक कल्याणकारी बनाना है। दूसरा, उसमें पारदर्शिता लेके आनी है। तीसरा, उसमें जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है। चौथा, सूचना का अधिकार लोगों तो क्या करना है, बढ़ाना है। पांचवा, जो भ्रष्टाचार है उन्हें दूर करना है। छठवां, और ऐड कर सकते हैं, ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करनी है, ये भी ऐड किया जा सकता है। और कैसे लोक प्रशासन को और अच्छा बना सकते हैं आप। जो प्रशासनिक तंत्र है उनमें जो बहुत ज्यादा शिथिलता आ चुकी है, या फिर बहुत ज्यादा लाल फीताशाही है, बहुत ज्यादा जो लेत लतीफी होती है, उसे दूर करना है, ये भी एक प्रकार का है। और अच्छे उद्यमशीली को लेके आना है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, हाईली एफिशिएंट जो लोग होते हैं उन्हें प्रशासन में लेके आना है। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, लोग ये भी सुनिश्चित कर पाए कि सामाजिक अंकेक्षण कर सकें। दिल्ली में एक प्रयास किया जाने वाला है, या फिर पंचायतों में ऐसा होता है, पंचायत जो है वहां पर सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान होता है ना। और कई सारे अधिनियम होते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वहां भी सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, वो भी एक लोक प्रशासन का ही क्या है, नया आयाम है। ठीक, पंचायत भी एक प्रकार का लोक प्रशासन का नया आयाम है, ताकि लोकल लेवल पे गवर्नेंस उत्पन्न हो सके। गवर्नेंस जो है, जो यहाँ पर शासन है, वो नीचे स्तर पर जा सके। मतलब कई सारे डायमेंशंस हैं, आपको यहाँ पास ये याद रखना है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो प्रशासन है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, मतलब कई सारे डायमेंशन, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, ई गवर्नेंस हो गया। ठीक, सामाजिक अंकेक्षण, थोड़ा अच्छे शब्दों में आ जाएगा ये, सामाजिक अंकेक्षण आपको प्रदान करनी है। ठीक है, जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है प्रशासन की, जवाबदेहिता बनानी है हमें। ठीक, उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है उनका। ठीक, और कैसे करना है, तो सूचना का अधिकार प्रदान करना है, सूचना का अधिकार प्रदान करना है, और अधिक लोक कल्याणकारी बनानी है इसे। ठीक, तंत्र को दुरुस्त करना है, जो प्रशासनिक तंत्र है उन्हें दुरुस्त करना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है, ये भी है। ठीक, जो लाल फीताशाही है, ये वही हो गया, दुरुस्त करना, लाल फीताशाही, लेट लतीफी, है ना, उसे दूर करना है, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। शाही, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म,
ठीक है दोस्तों, तो ये है 4 नंबर के जो कि 3 प्रश्न है ना, टोटल 12 नंबर के हो गए। ठीक, उधर 6 क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, वो 12, और ये 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 नंबर के, तो ये 12, 24 नंबर का। अगला प्रश्न है दोस्तों जो मिलेंगे आपको कितने नंबर का, 8 नंबर का, वो 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। समझिए थोड़ा सा, यहां पर केवल सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है वो। ठीक है, एक्चुअली न्याय पुनर्विलोकन तो हाईकोर्ट के पास भी है। ठीक, जितना लगभग सर्वोच्च न्यायालय के पास है, लगभग सारे तो नहीं कहेंगे, लगभग हाईकोर्ट के पास भी है, लेकिन वो फिर भी क्या करना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की केवल बात कीजिए ना, केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पुनर्विलोकन के विवेचना कीजिए। ठीक, डिस्क्राइब करना द पावर ऑफ। 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक, हमारे पास जो शब्द सीमा है वो 100 है, लगभग हमको लाइन मिलेंगे 12 से 13। ठीक, चेक भी कर लेते हैं कितना लाइन मिला है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और आगे जाएंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 लाइन, 12 से 13 लाइन आपको क्या है हमेशा मिलता है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा भूमिका जरूर दीजिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या एक्चुअली में, फिर उसके बाद डिस्क्राइब कीजिए। आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए सभी कार्यों की क्या करती है, यहाँ पास जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उनकी जांच करती है कि वो वर्तमान के अनुरूप, वर्तमान में जो संविधान है या नियमों और कानूनों के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, क्या वो संविधान में जितने भी आदर्श है उनका पालन करता है, कहीं वो संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो इसकी जांच करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। अमेरिका से प्रभावित है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से प्रभावित है। ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका में जो चलता है वहां से ये प्रभावित है। अमेरिका में जो है, तो अमेरिका में जो फेडरल कोर्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट वहां फेडरल कोर्ट, तो उससे ये प्रभावित है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन का थोड़ा सा आप क्या है डेफिनेशन जरूर बताइए कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए सभी कार्यों की विवेचना करता है या फिर जांच की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से द्वारा, ताकि उसके कार्यों की वैधता की जांच की जा सके कि वो संविधान के या वर्तमान में जो कानून है उसके अनुरूप है या नहीं, या फिर वो जो विधि द्वारा स्थापित है मतलब उसके जो बनाने की प्रक्रिया वो सही है नहीं। इसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। लगभग 3 लाइन आपका यहां लगेगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अब उसके बाद आर्टिकल्स का कुछ प्रयोग कीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अगर क्वेश्चन आते हैं संविधान में तो वो मांग करता है कि आपको कुछ तथ्य पते होने चाहिए, नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांस होता है। यदि आपको एग्जैक्ट आर्टिकल पता है तो आप जरूर उसका यूज कीजिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि उसका यूज नहीं कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन हाँ गलत नहीं। आर्टिकल गलत हुआ तो ये नेगेटिव प्रभाव कर सकता है। आर्टिकल सही यूज कीजिए, आंसर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, नंबर भी ज्यादा मिल सकते हैं आपको, जैसे इनको 2.5 नंबर मिला हुआ है आर्टिकल। देखते हैं क्या है बाद में, पहले अपना आंसर क्या फ्रेम होना चाहिए वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने 3 लाइन का प्रयोग किया, न्यायिक पुनर्विलोकन समझा लिए। अब आगे बढ़ने के बाद आप समझाइए कि भारतीय संविधान के भाग 2 भाग 3 अनुच्छेद 13 सब +2 में ये बताया गया है कि जो राज्य है, राज्य मतलब जो सरकार है, वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, हनन करती हो। तो यहाँ पर बताइए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो प्रशासन है, कार्यपालिका है और जो विधायिका है, उसके कार्यों की मौलिक अधिकारों के किसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ढांचे के ऊपर उसकी जांच कर सकती है, कहीं वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो कर रही है या नहीं कर। यदि कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कोई भी कानून तो उसे हम क्या कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। ठीक, दूसरा संवैधानिक ढांचों पर यहां पर कर सकते हैं आप। केशवानंद भारती वाद के बाद क्या हो गया है कि कोई भी सरकार एक ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, सेकंड पॉइंट आप बना के लिखिए, कि जो विधायिका है इस प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के आदर्शों या उसके मूल ढांचे के विपरीत हो। यदि ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय को कि वो भारतीय संविधान के आदर्शों के विपरीत हैं तो उन्हें वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, मतलब संवैधानिक ढांचों के आधार पर भी इसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिए। आर्टिकल 32, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 32 भी क्या करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब वो रिव्यू करेगा कि सही में कोई ऐसा कानून तो नहीं आ गया था जिन्होंने हनन कर दिया, तो उसका क्या करेगा, वो लागू कर देगा मौलिक अधिकार। तो ये भी है। फिर और आगे जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में शब्दशः आर्टिकल 137 का प्रयोग किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वो अपने पुराने दिए गए निर्णयों को क्या कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। अपने जो पुराने निर्णय दिए थे उसका पुनर्विलोकन करके वो नया निर्णय स्थापित कर सकता है। कई बार किया है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो गोलकनाथ का केस था, है ना, एग्जांपल सर आसान एग्जांपल लेते हैं। गोलकनाथ का जो केस था उसमें क्या बोला, जो प्रस्तावना है, जो हमारा जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में फिर से बोला कि नहीं, केशवानंद भारती बोला कि अभिन्न हिस्सा है।
कई बार उसमें जजमेंट क्या होता है, चेंज कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये भी क्या है, अधिकार है। इस प्रकार से 3 लाइन के बाद यूज करने के बाद आप कम से कम 4 से 5 पॉइंट में अपने उत्तर को बताइए कि भारतीय संविधान में कहां कहां पास न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है। अगर और आगे डिटेल में जाएंगे तो और है, ठीक, कैसे है, अपीलीय अधिकारिता, इसको अब 2 भाग में बांटिए, मूल अधिकारिता भी लिखिए, ठीक, मूल अधिकारिता, आर्टिकल 131 का प्रयोग कीजिए, ठीक। यदि केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाता है, राज्य के मध्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यहां पास कौन आ जाएगा, मूल अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की हो जाएगी, आर्टिकल 131। फिर बताइए अपीलीय अधिकारिता, इसमें बस 2 लाइन में आप ये डिस्क्राइब कीजिए, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 कर दीजिए, आर्टिकल 134, ठीक है। ये संवैधानिक मामलों पर अपील, सिविल मामलों पर अपील और ये आपराधिक मामलों पर अपील, डांडिक मामलों पर अपील। मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से किसी प्रकार का न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि कोई विधि का कोई प्रश्न है ना, जिस पर कि सर्वोच्च न्यायालय को व्याख्या करना आवश्यक है, तब वह कहां जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मतलब ये किसके पास ये पावर आ गया है, पूरा सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस प्रकार से आप पूरी अधिकारिता को समझ सकते हैं, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र में आता है, न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र में आता है। सबको समेटिए आप, ठीक, आर्टिकल 13(2) को समेटिए, फिर संवैधानिक मामलों को समेटिए कि ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 32 समेटिए, आर्टिकल 137 समेटिए, फिर मूल अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता, ये भी न्यायिक पुनर्विलोकन है दोस्तों, ठीक है। वो न्यायिक पुनर्विलोकन ही कर रहा होता है उस समय, ठीक। तो आप इसको इतना फ्रेम कर सकते थे, बात समझ में आई। देखते हैं इसमें 2.5 नंबर मिला है, आर्टिकल्स का कहीं प्रयोग नहीं है दोस्तों, कहीं भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, केवल 9वीं अनुसूची का एक प्रयोग किया गया है। यहाँ पास थोड़ा सा वही कह रहा हूं, आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, आंसर अच्छा होगा, ठीक है। नंबर भी आपको मिलेंगे, आपको समझ जो वैल्यूअर है ये समझ में आएगा उसे कि इसके पास नॉलेज है, लिखा है ना, इसके आयाम भी उसने छुए हैं पूरी तरीके से, और उसे पढ़ने में भी तो आसानी होगी ना। उसने क्या किया, न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित कर दिया आपने, 2-3 लाइन में समझ में आ गया कि हाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है, कैसे कैसे कर सकता है। मतलब उसने प्रशासन, कानून, विधायिका दोनों डाल दिया, फिर उसने आपने आर्टिकल बता दिया सारे के सारे, है ना। मतलब जहां जहां भी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। आयो दोस्तों समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का जो दूसरा प्रश्न आता है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषता बताइए। 2005 में क्या होता है दोस्तों, केंद्र की सरकार ने एक एक्ट पारित किया, सूचना का अधिकार। जनता, लोकतंत्र में एक अधिकार का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो जनता है वो सरकार के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप है उनको वो देख सके, जज कर सके, ताकि आने वाले आगामी चुनाव में उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ नहीं, उसके कार्यों के अनुरूप उसको वोट कर सके। वो कहीं वो अच्छा काम कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। प्रशासन पर एक जवाबदेहिता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी। उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, मतलब बनाया गया। एक्ट है 2005 का एक्ट है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, उसमें क्या क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, बात कर लेते हैं, ठीक। फिर से अगेन 3 नंबर मिला है, ठीक। आपको कम से कम यहां पास मेरे हिसाब से 8 नंबर का प्रश्न है, 13 लाइन है, कम से कम 10 विशेषताएं बतानी थी। 10 विशेषताएं आप जरूर बताइए, ठीक। विशेषताएं में आप उसके जो कार्य कारण किस प्रकार से कार्य करता है वो भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है, ठीक। कैसे आप बता सकते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहली बार भारत में, है ना, कोई भी एक्ट के माध्यम से सूचना को परिभाषित किया गया। अगर उसके परिभाषा में जाएंगे तो आपको पहली बार पता चलेगा कि पहली बार क्या है, सूचना को परिभाषित किया गया था कि सूचना का तात्पर्य क्या है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो रखा गया है, जो हार्ड कॉपी में रखा गया है, जो किसी एक अधिकारी के पास, कोई सरकारी अधिकारी के पास सूचना है उसे रखा गया है, सूचना को डिस्क्राइब किया गया। दूसरा विशेषता यह भी है कि इनमें उन सूचनाओं को देने से मना कर दिया गया जो गोपनीयता को लेकर है। जो भारतीय गुप्तता अधिनियम है उसको में जो जो डिस्क्राइब किया गया उनको आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे आप कोई व्यक्ति अगर मान लो सूचना के अधिकार में पूछे कि भारत का न्यूक्लियर हथियार कहां कहां है बताओ, ये गलत है ना, भारतीय सुरक्षा के लिए खत्म दिक्कत की बात है ये भारत के लिए। अब मान दे न्यूक्लियर कोड बता दो, ये भी गलत है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसमें यह भी परिभाषित है किन सूचनाओं को आपको नहीं दिया जा सकता, यह भी परिभाषित है। तीसरा बताइए कि सूचना तक पहुंच बनाने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना मांग सकते हैं, आप लिखित में सूचना मांग सकते हैं, आप साक्ष्य भी उनसे मांग सकते हैं, सबूत भी मांग सकते हैं। यह भी यहां पर क्या है, प्रोवाइड किया गया। तीसरा, हर एक कार्यालय में सूचना अधिकारी का नियुक्ति किया गया, ठीक है, सूचना अधिकारी का नियुक्ति किया गया। 5वां, 10 रुपए के न्यूनतम शुल्क में आप सूचना प्रदान कर, मतलब मिल जाएगा आपको। हाँ, यदि आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो आपको उससे कम में भी, मतलब निःशुल्क में क्या है, आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक। इसमें एक टाइम लिमिट भी बताया गया है कि आपको लगभग 30 दिन के भीतर सूचना क्या है प्रदान, अगर नहीं प्रदान किया जाता है तो फिर लिखित रूप में यहां पर बताया जाएगा कि यह सूचना आपको क्यों नहीं दी गई है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं, उसके भी आंसर से आप संतुष्ट नहीं है तो आप राज्य सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट ही आप डाल दीजिए, राज्य सूचना आयोग का निर्माण किया गया है,
ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम में राज्य सूचना आयोग के जो राज्य सूचना आयोग है उसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आप इसके सारे विशेषताओं के साथ हो गया ना। हाँ, और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इसके माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से सरकार को जवाबदेहिता सुनिश्चित की गई है, प्रशासन में पारदर्शिता आई है और यहाँ पर भ्रष्टाचार भी कम हुआ। इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो वही कह रहा हूं दोस्तों, आप जितना एक्सपर्ट जितने आयाम टच कर सकते हैं, क्योंकि विशेषताएं लिखा है, नहीं बोल रहा है कि किस प्रकार से सूचना आती है ना, या फिर एकदम राज्य आयोग के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं पूछ रहा है, विशेषताएं केवल पूछ रहा है, तो उसके जितने भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं आप उसे ऐड कीजिए। पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो जाएगा, उसे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ पूरा का पूरा यहाँ पर क्रियाकलाप लिख दिया गया है। ठीक, जितनी विशेषताएं हो सकती थी सब ऐड कर दिया गया है। नंबर आपको अवश्य रूप से क्या है, ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम। केवल 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ज्यादा कोशिश कीजिए लिखने का, है ना, ज्यादा कोशिश कीजिए तो आपको ठीक मिल जाएगा इसमें। ठीक, बात करते हैं आपने इस आज के कड़ी के लास्ट प्रश्न के, जो कि 12वां प्रश्न है। कितने नंबर का आता है ये, 10 नंबर का आता है। शब्द सीमा कितनी है, 125। 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 2 प्रश्न आएंगे, आप दोनों में से किसी एक का आप उत्तर देंगे। इन्होंने क्या किया है, ये इसका प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, मैं दोनों को समझाऊंगा आपका कि दोनों आप उत्तर कैसे फ्रेम कर सकते थे। ठीक, इनको नंबर मिला है 4 नंबर। ठीक, देखते हैं प्रश्न क्या था और यहाँ पर क्या अटेम्प्ट किया गया, देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष होते हैं। उनकी शक्ति और स्थिति की समीक्षा करनी है। कमेंट ऑन द पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेचर। समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। पहले आप बताइए कि है क्या, फिर लास्ट के एक पैराग्राफ जरूर बताइए, कंक्लूड कीजिए उसे। समीक्षा करना है तो कंक्लूड करना है, विवेचना करने की बात, डिस्क्राइब करने की बात ही नहीं कर रहा, वो कंक्लूड करने की बात कर रहा है कि आप कंक्लूड कीजिए उस आंसर को। ठीक, इस आंसर को आप ऐसे फ्रेम कीजिए कि आप शक्ति भी बताइए उसकी। ठीक, मतलब ये 125 वर्ड का है ना, लगभग आपको इसमें 18 लाइन मिले होंगे। ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाइन मिला है। 19 लाइन में आप प्रयास कीजिए कि लास्ट के 3 से 4 लाइन, है ना, 4 से 4 लाइन के आसपास आप कंक्लूड कीजिए। बचे 15 लाइन, 8 लाइन में आप उसके शक्ति की बताइए और 7 से 8 लाइन में आप उसके क्या है, स्थिति को बताइए। ठीक, जिससे उसको लगे कि हाँ आपने शक्ति भी बताई, स्थिति भी बताई, समीक्षा भी कर दिया, कंक्लूड कर दिया उसके आंसर को। अच्छा आंसर कहलाएगा ये। साइड हेडिंग डालिए कि क्या इसकी शक्तियां हैं। ठीक, क्योंकि प्रश्न 2 रूप में पूछा गया है, तो आप बताइए कि इसकी शक्तियां क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति से शुरुआत करते हैं। शक्ति में आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पास। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर की शक्ति। ठीक, डैश लगाइए। पहला पॉइंट या तो आप यहां से शुरू कर लीजिए या तो यहां से कर लीजिए, दोनों सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आपको स्पेस मिलेगा अगर यहां से शुरू करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट अगर यहां से यहां तक लिख दिया, फिर दूसरा पॉइंट यहां से शुरू कीजिए। पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि स्पीकर या अध्यक्ष को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। मतलब स्पीकर के माध्यम से ही कोई व्यक्ति क्या करता है, वहां पर सदन में बात करता है, कितने देर बोलेगा, किन प्रश्नों को पूछेगा, सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी शक्तियां किनके पास होती हैं, अध्यक्ष के पास होती हैं। दूसरी शक्ति बताइए, पहला हो गया ये। दूसरा शक्ति बताइए, इंपॉर्टेंट शक्ति, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का प्रमाण कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो इनके पास यह भी शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का प्रमाणित अध्यक्ष करते हैं। तीसरा, किसी भी विधेयक पर मतदान कराते समय, कोई भी विधेयक है ना, उस पर मतदान कराया जा रहा है और मतदान कराते समय क्या हुआ, मत विभाजित हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कोई बिल आता है, उस बिल में क्या होता है, आज 70 लोग उपस्थित हैं मतदान के लिए। मतदान होता है, 35 उसके पक्ष में चले गए, 35 विपक्ष में चले गए, मतलब मत क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो मत विभाजन के समय अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पास किसी एक व्यक्ति को या एक पक्ष को जिता सकता है। किस माध्यम से, निर्णायक मत के माध्यम से। तो आप लिखिए निर्णायक मत देने का अधिकार। मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है, स्पीकर के पास होता है। और आगे बढ़िए, लिखिए और कि कोई भी व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत योग्य है या अयोग्य हो गया है, इस बात का भी निर्धारण कौन करते हैं, अध्यक्ष ही करते हैं इस बात का निर्धारण। ठीक, तो ये भी एक शक्ति है। फिर लिखिए, कोई व्यक्ति सदन से इस्तीफा देना चाहता है तो वो अध्यक्ष को ही संबोधित करके क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है, ये भी एक शक्ति है। फिर और आगे बढ़िए, यहाँ पर शक्ति में और क्या लिखेंगे आप,
कि अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करेंगे कि किसी व्यक्ति के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। जो व्यक्ति, जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उनके जो विशेषाधिकार अधिकार है, उनकी रक्षा करने का भी दायित्व किसके पास होता है? तो अध्यक्ष के पास होता है। इस प्रकार से आप उनकी शक्तियों को, जो कि 8 लाइन में आपको लिखना था, अभी हम बताया ना 8 लाइन के आसपास लिखना है, तो ये 6 से 7 शक्ति आप उनकी बताइए कि हमारे जो स्पीकर उनके पास ये शक्तियां। अब स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति में आप क्या बता सकते हैं? थोड़ा सा इस पेज में आ जाते हैं। अब स्थिति लगभग यहां तक आ जाता है, वो है ना, लगभग यहां तक। फिर स्थिति, स्पीकर की स्थिति, इस यहां पर ना पॉइंट मत डालिए, क्योंकि आप स्थिति संविधान में शब्दशः मेंशन नहीं किया गया है कि स्थिति क्या है। हाँ, कुछ विशेषाधिकार है उनके पास, कुछ उनके पास ऐसे पावर्स हैं जिनका यूज वो खुद कर सकते हैं ना, कोई और यूज नहीं कर सकता। उनके खिलाफ आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते, ये उनकी स्थिति के बारे में बताता है। पावर्स है ना, अलग से उनको अलग बनाता है। अलग स्थिति की बात बताइए कि भारतीय संविधान में जो अध्यक्ष हैं, है ना, खासकर विधानसभा के अध्यक्ष है, वो विशिष्ट स्थिति के एंजॉय करते हैं। उन्हें बाकी और सांसदों से या फिर बाकी अन्य से ऊंचा दर्जा दिया गया है। पद सोपान में, जो पद सोपान होता है, जो हायरकी है ना, उसमें उनको वरीयता सूची जिनको कहते हैं, उसमें उनको अच्छा स्थान दिया गया है अध्यक्ष को। ठीक, उसके बारे में बताइए कि जो वरीयता सूची बनाएगी उनमें उनकी स्थान क्या है? बहुत अच्छा है। संसद के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनमें सबसे सर्वोच्च कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं। सदन को पूरा चलाने का उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उनकी स्थिति है। उनके आचरण पर, पैराग्राफ में लिखना है आपको, उनके आचरण पर कोई बहस नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार से आप उनके आचरण पर बहस नहीं कर सकते सदन के अंदर। उन्हें हटाने के लिए अलग से एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है, जो कि तत्कालीन सदस्य का बहुमत चाहिए। ठीक, उनके निष्पक्षता के लिए यह बोला गया है कि अगर वो किसी पार्टी में हैं और वर्तमान में अध्यक्ष बन गए तो चाहे तो वो पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो उनके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। बाद में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें तब भी उनके ऊपर दल बदल नहीं लगेगा। मतलब उन्हें दल बदल के कानून से अलग रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो पैराग्राफ में बताएंगे तब भी अच्छा है, क्योंकि समीक्षा के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अगर आप पॉइंट में डालना चाहते हैं तो बता दीजिए कि उनके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकते, उन्हें हटाने के लिए अलग प्रोसीजर है, दल बदल से उनको अलग रखा गया, वरीयता सूची में उन्हें काफी अच्छा स्थान प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार से आप उनकी स्थिति को कम से कम 7 से 8 लाइन में क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, अच्छा इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं आंसर को। कंक्लूड करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए कि भारतीय संविधान में जो अध्यक्ष है उन्हें एक विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है, उन्हें कई शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके कारण वो सदन की कार्यवाही को या फिर जो भारत के प्रशासन है उसमें जो विधायिका पक्ष है उसके जो संचालन है उसको अच्छे से कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र भी बचा हुआ है और सभी कानूनों पर एक अच्छी चर्चा की जाती है, सभी लोगों की सहमति होती है। ठीक है, ये अच्छा होगा कंक्लूड करना लास्ट में, कम से कम 3 लाइन का आप कंक्लूड कीजिए, आंसर अच्छा होगा। ठीक, एक और प्रश्न आया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। प्रश्न है ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक, प्रश्न है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर को भागों में बांट दिया। ठीक, एक कहानी सुनिए, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा समझ में आएगा कि ऐसा किया ही क्यों गया। ठीक, किसी भी देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है कानून का होना। जी दोस्तों, बिना कानून के कोई देश चल ही नहीं सकता। इवन तक आपका घर भी नहीं चलता। आपके घर में भी एक कानून है कि बेटा इतना बजे खा लेना है, इतना बजे सो जाना है, इतना बजे घूम के आ जाना है। ये भी एक कानून जो कि अलिखित है। कानून लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। आजकल के जो जनरली कानून है जो सरकार बनाती है वो लिखित ही होती है, जनरली होती है ना। तो कोई भी देश कानून के माध्यम से ही चलेगा, मतलब इस देश में कानून बनेगा, मतलब बनाने वाला होगा तभी तो चलेगा, बनेगा। अब जब बन गया है तो चलाने वाला भी होगा। अब जब कानून बन रहा है, चल रहा है, तो कोई ना कोई उसका उल्लंघन करेगा, तो कोई ना कोई इस कानून के माध्यम से न्याय देने वाला भी होगा। सपोज दैट ये तीनों शक्ति एक व्यक्ति के पास आ गई, बना भी एक ही व्यक्ति रहा है, चला भी एक ही व्यक्ति रहा है, न्याय भी एक ही व्यक्ति दे रहा है। राजा बन गया ना, डिक्टेटर हो गया, वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, सनकी ताना शाह है ना, क्या किंग जोंग युंग है ना, नॉर्थ कोरिया का, खुद ही बनाऊंगा, खुद ही चलाऊंगा, खुद ही न्याय दूंगा। ये सी जिनपिंग भी तो ही करता है ना, सी जिनपिंग अपना चाइना वाला, खुद ही बनाऊंगा, खुद ही चलाऊंगा, खुद ही न्याय भी दूंगा। अगर ऐसा हो गया तो वो तो पूरा सर्वशक्तिमान हो गया, वो तो संविधान कुछ नहीं है, फिर संविधान तो उसके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए किसी भी देश में लोगों की स्वतंत्रता को, किसी भी देश में शासन को चलाने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन तीनों शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया है। इसे ही कहते हैं शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, मतलब जो शक्ति है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। बनाने वाली संस्था अलग हो गई है, चलाने वाली संस्था अलग हो गई है और न्याय देने वाली संस्था अलग कर दी गई है। बनाने वाली संस्था विधायिका लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं, चलाने वाले एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है और न्याय देने वाला जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। इसके कई स्तर हैं,
ठीक, केंद्र का स्तर, फिर नीचे जाओगे तो राज्य का स्तर, और जाओगे तो ग्रामीण स्तर पर। 3 स्तर पर हमारे यहाँ विधायिका है। ये जो शक्ति है, शक्ति मतलब जो सरकार है, सरकार मतलब शक्ति का स्वरूप ही तो हो गया, शक्ति एंजॉय कर रहा है, पावर है उनके पास। तो जो सरकार है वो 3 स्तर पर अब बांट दिया गया है। ठीक, और उसमें से भी बनाने वाला अलग है, चलाने वाला अलग है और न्याय देने वाला अलग है। ये किया किसने था? 1748 में, है ना, अगर गलत नहीं तो 1748 है। ये मॉन्टेस्क्यू नाम के एक दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू नाम के। ठीक, इनका एक बुक आया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस बुक में इन्होंने बताया कि किसी भी देश में लोकतंत्र या फिर लोगों की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में जो सरकार के 3 अंग होते हैं, बनाने वाले, चलाने वाले और न्याय देने वाले, इन तीनों में एक स्पष्ट विभाजन होनी चाहिए, ताकि कोई भी एक जो तंत्र है, कोई भी एक जो यहाँ पर क्या है भाग है, वो ज्यादा पावरफुल होकर लोगों पर अतिक्रमण न कर ले, उनको ग्रैब न कर ले। अगर ये कुछ करने का प्रयास करेगा तो ये इनको बचाएगा, अगर ये ज्यादा पावरफुल होने का प्रयास करेगा तो ये बचाएंगे। मतलब तीनों एक दूसरे पर क्या करेंगे? एक स्थिति स्थापित करेंगे, एक नियंत्रण स्थापित करेंगे, जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे। इसे ही कहा गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब चालू कहां से करेंगे? मोटा मोटी बात समझ में आ गई। भारत में भी जाएंगे कि भारत में है या नहीं है, ठीक, लेकिन वो हमारा उत्तर का लगभग लास्ट का पार्ट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एज इट इज अपनाया नहीं गया। एज इट इज अगर बात करेंगे आप, तो भारतीय संविधान में एज इट इज शक्ति पृथक्करण नहीं अपनाया गया। हमारे यहाँ शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। अगर आप उसे सही ढंग में समझेंगे तो शक्ति संतुलन है, शक्ति पृथक्करण पूरी तरीके से नहीं है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ करनी है? ठीक, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। किसी भी देश में लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के जो 3 अंग है, ब्रैकेट में बताइए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची होनी चाहिए, ताकि लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि सरकार का कोई एक अंग अधिक पावरफुल न होकर, अत्यधिक शक्तिशाली होकर लोगों पर नियंत्रण स्थापित करना न शुरू कर सके। इस हेतु सन 1748 में मॉन्टेस्क्यू नाम के दार्शनिक ने क्या किया है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के माध्यम से क्या किया? सरकार के तीनों अंगों को अलग किया। कानून निर्माण वाली संस्था को उसने क्या किया? विधायिका कहा। जो चलाने वाली संस्था उसने क्या किया? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका कहा। और जो न्याय देने वाली संस्था उसे न्यायपालिका कहा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करने के बाद ये लिखिए कि किसी भी सरकार में किसी एक अंग की बढ़ती हुई शक्ति को कोई दूसरा अंग उसे क्या करता है? नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक, जैसे यदि कोई विधायिका कोई अलग कानून बनाने का प्रयास करती है संविधान के जो विपरीत हो, तो न्यायपालिका उसे क्या करती है? रोकती है। ठीक, धीरे धीरे हम आ रहे हैं, भारतीय संविधान में ऐड करेंगे इसे। यदि कार्यपालिका कुछ क्या करती है? कार्य करने का प्रयास करती है जो कि विपरीत है लोगों के, है ना, जो अगेंस्ट में है, तो फिर विधायिका क्या करती है? उस पर लगाम लगाती है। अगर न्यायपालिका ने कुछ यहाँ पर फैसला सुना दिया है, कुछ फैसला दे दिया ऐसा जो कि हित में नहीं है, चाहती है विधायिका या फिर कार्यपालिका सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो संशोधन के माध्यम से उन्हें वो क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आपका जो था इंट्रोडक्शन का, वो कम से कम 5 लाइन का तो होना ही चाहिए। 4 लाइन उधर हो गया, 2 लाइन इधर, मान लो 4 से 5 लाइन। फिर जो दूसरा पैराग्राफ है, एक दूसरे पर जो नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। फिर तीसरा पैराग्राफ और बनाइए आप यहाँ पास कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण को एज इट इज नहीं अपनाया गया है। यहाँ पास विधायिका कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखता है विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, जो पूछा गया था प्रशासन, अभी जो इससे पहले डिस्कस किया था वो। न्यायपालिका न्याय पुनर्विलोकन के माध्यम से इन पर नियंत्रण रखता है, और जो कार्यपालिका है उसके पास ये अधिकार है कि वो विधायिका को समाप्त कर सकती है। मोदी जी के पास पावर है ना संसद को समाप्त करने का। तो ये आप बताइए लास्ट के 2-3 लाइन में। ठीक है, उत्तर बहुत अच्छा होगा, सामने वालों को समझ में आएगा कि शक्ति पृथक्करण एक्चुअली में क्यों अपनाया गया था, शक्ति पृथक्करण में क्या होता है और भारत में क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं इस आंसर को भी खत्म कर देता हूं यहाँ पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो कड़ी है वो बहुत पसंद आई होगी, और होप कि आपको आने वाले जो एग्जाम है मई में होने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा इससे क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा।